हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेकिंग लॉ लिट। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सुनने में थोड़ा सीरियस तो लगता है, बट डोंट वरी, कोई लीगल बोरिंग लेक्चर लेने नहीं आई हूँ। इजीली इसको ब्रेक डाउन करने आई हूँ। अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें तो दोस्तों में भी तो एक अनसेट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे कि आपका दोस्त आपके साथ लॉयल रहेगा, आपके ट्रस्ट को कभी ब्रेक नहीं करेगा और किसी दूसरे इंसान के साथ आपकी बुराई नहीं करेगा। बट अगेन, अनसेड है और रिटन नहीं है। बट रियल वर्ल्ड में रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट प्रॉपर रूल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज वील अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट और क्या क्या एसेंशियल्स शुड बी प्रेजेंट सो दैट वो लीगली इन्फोर्सिएबल बन सके। तो जल्दी जल्दी अपने पेन एंड कॉपी उठाओ एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स। चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग समझेंगे एक स्टोरी के फॉर्म में। तो मान लो आपने अपने दोस्त राहुल को बोला, भाई मेरा फोन 10,000 में तू ले ले। अब आपने क्या दिया, राहुल को ऑफर दिया। अब अगर राहुल बोलता है कि डन भाई, कल मैं कैश लेके आता हूँ, तो राहुल ने यहाँ पे क्या किया, आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया। अब दोनों अग्री हो गए हो तो लो जी, इसी बात पे बन गया है हमारा अग्रीमेंट। बट वेट, अगर राहुल अगले दिन आके बोलता है कि नहीं भाई, मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था, मुझे तो तेरा फोन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो क्या इसे हम लोग एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में काउंट करेंगे? तो इसका आंसर हमें मिलता है नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट तो था लेकिन लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं थी। यानी कोर्ट में जाके आप उससे फोन के पैसे रिकवर नहीं कर सकते हो। बट अगर ये सब कुछ सीरियस होता और आपके पास कोई वैलिड प्रूफ होता, तो ये बन जाता हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लीगली इन्फोर्सिएबल भी होता। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को समझना है तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी के गेम को भी समझना पड़ेगा। तो स्टेप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एक इंसान दूसरे इंसान को ऑफर देता है, दूसरा इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। अब जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया है तो वो बन जाता है अग्रीमेंट। अब ऐसा अग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सिएबल हो, वो हमारा फॉर्म कर देता है एक कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो ये डेफिनेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब ये डेफिनेशन कहती है अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, वो बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अब अग्रीमेंट में क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है, किस चीज का? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑफर देता है और जब दूसरा व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो बन जाता है प्रॉमिस, और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है आपके अग्रीमेंट में। और जब ऐसा अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तब वो बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो इजी है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। सेक्शन 2 क्लॉज एच आईसीए का डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है वही डेफिनेशन इसकी है। अब कॉन्ट्रैक्ट को कुछ जूरिस्ट ने भी डिफाइन करा हुआ है और सालमन बोलते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। बेसिकली इनकी डेफिनेशन फोकस कर रही है कि हाउ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स एंड डिफाइन ड्यूटीज बिटवीन द पार्टीज। नाउ सर फ्रेडरिक पोलॉक बोलते हैं कि एवरी अग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। चलो फिर अब समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मोड ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। परफॉर्मेंस, कैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है। वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, वो हम इस स्लाइड में समझेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट टाइप विच इज मोड ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। फर्स्ट टाइप यहाँ पे है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें जो भी टर्म्स होते हैं वो क्लियरली स्टेटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। दूसरा टाइप है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो फॉर्म्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट, इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्शंस एंड कंडक्ट, मतलब दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड थ्रू योर एक्शंस और योर कंडक्ट। कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट इसको ट्रीट करा जाता है in order to avoid unfair gain. E-contracts are basically those contracts which are made through emails या websites. इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। अब दूसरा टाइप है हमारा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। पहला इसमें पॉइंट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब
सब चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ चीजें अभी भी होनी बाकी है। पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी मतलब आधा काम हो चुका है, आधा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी ने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया है बट दूसरी पार्टी ने अभी तक अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करी है। नाउ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ एक पार्टी को परफॉर्म करना था। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था। ऑन टू द थर्ड टाइप, वैलिड और इन्फोर्सेबिलिटी। फर्स्ट है इसमें हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग सही और जिसे कोर्ट इन्फोर्स कर सकता है। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो इनिशियली तो वैलिड होते हैं बट अगर एक पार्टी चाहे तो उसे वो कैंसिल भी करवा सकती है। थर्ड टाइप है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो लॉ के नज़र में शुरू से ही वैलिड नहीं थे, मतलब कोई उसका लीगल इफेक्ट शुरू से ही नहीं था। नेक्स्ट टाइप है इलीगल एग्रीमेंट। ये वो वाले एग्रीमेंट होते हैं जो लॉ के अगेंस्ट होते हैं और ये कभी भी वैलिड नहीं हो सकते। अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। क्यों? क्योंकि कोई टेक्निकल इशू है। अब सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मतलब सम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग टू बी वैलिड। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड होने के लिए राइटिंग में होना ज़रूरी है, वरना वो वैलिड कंसिडर नहीं किए जाए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी समझा रखा है, तो जिसको याद है कमेंट डाउन बिलो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, और जिसको नहीं आते उनके लिए एक और बार बता देती हूँ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन्फोर्सिएबल बाय द लॉ। तो एक बहुत ईजी वे समझाती हूँ कि इन 8 एसेंशियल्स को कैसे याद रखें। बस अपने दिमाग में पेस्ट कर लो कि 8 गोल्डन रूल्स जो हैं वो होने चाहिए और उसी से हमारा एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे एक निमोनिक भी फॉर्म करा है और एक सेंटेंस भी फॉर्म करा है, जो भी आपके लिए ईजी हो आप उसको उससे याद कर सकते हो। तो OIC CFL CV हमारा निमोनिक है। O stands for your offer, I for intention, C for consideration, C for capacity, F for free, L for lawful, C for certainty and V for void. आप इसको OIC CFLCV इससे भी याद कर सकते हो, और अगर आपको इस तरीके से नहीं याद होता है तो आप इसको एक सेंटेंस के थ्रू याद कर सकते हो, विच इज OIC फ्री लॉ क्लियरली वैलिड। O का मतलब है ऑफर, I का मतलब है इंटेंशन, C का मतलब है कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी, फ्री का मतलब तो फ्री ही है, लॉ का मतलब लॉफुल, क्लियरली का मतलब है सर्टेनिटी एंड वैलिड का मतलब। अब हमारा फर्स्ट एसेंशियल है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट तभी फॉर्म होता है जब एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है और उसमें उनके जो भी टर्म्स है दैट इज क्लियरली मेंशन्ड। तो 2 clause A is talking about definition of proposal, 2 clause B is talking about definition of acceptance. अब हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टीज का पर्पस यही होना चाहिए कि अगर अग्रीमेंट तोड़ा गया तो कोई भी पार्टी जाके लीगल एक्शन ले सकती है। सिर्फ कैजुअल प्रोमिसेस को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की तरह काउंट नहीं करते हैं। तो इसका कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है बट इट इज इम्प्लाइड थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। अब हमारा थर्ड एसेंशियल है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है दोनों तरफ से कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मनी, सर्विस या वैल्यू। इलीगल या फ्री कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते हैं। तो सेक्शन 2 clause D is talking about definition of consideration and section 25 states agreement without consideration is void, और इसमें कुछ कुछ exceptions भी mentioned है। Now our fourth essential is capacity to contract. पार्टीज का मेजर होना इम्पॉर्टेंट है, मतलब 18+ होना इम्पॉर्टेंट है। साउंड माइंड में होनी चाहिए दोनों पार्टीज और लॉ के अकॉर्डिंग डिसक्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन 11 इज टॉकिंग अबाउट हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सेक्शन 12 इज टॉकिंग अबाउट साउंडनेस ऑफ माइंड।
अब हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है फ्री कंसेंट। तो कंसेंट किसी भी प्रेशर, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं लेना चाहिए, मतलब वो फ्री होना चाहिए नेचर में। फ्री कंसेंट इज मस्ट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट के बारे में, सेक्शन अबाउट फ्री कंसेंट, और सेक्शन 15 टू सेक्शन 22 बात करता है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्री कंसेंट। अब हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस किसी भी इलीगल, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाना नहीं होना चाहिए, उसका कोई एक लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो सेक्शन 23 भी व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल की ही बात करता है। अब हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए और उसका परफॉर्मेंस करना पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जो इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल एक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सेक्शन 29 बात करता है अग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, एंड सेक्शन 56 बात करता है अग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स के बारे में। तो अब हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कैटेगरी में नहीं फॉल करना चाहिए जिसको लॉ देखते ही बोलते भाई मैंने इसको तो कभी वैलिड माना ही नहीं था, ये तो हमेशा से वॉइड था। तो सेक्शन 24 टू 30 में भी एक ऐसी लिस्ट मेंशन है जो अग्रीमेंट शुरू से ही लॉ की नज़र में वॉइड माने जाते हैं। ये अभी मैंने एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक से फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करा है, बट डोंट वरी, मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी बना। चलो अब बात करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में, विच इज़ अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। बहुत लोग इन दोनों वर्ड्स को सेम समझते हैं, बट लीगली दोनों बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। चलो फिर लेट्स सी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब अग्रीमेंट की डेफिनेशन कहती है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। मतलब हर वो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो कंसिडरेशन के साथ किया गया हो। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बोलती है एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ के अंडर इन्फोर्स हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है आईसीए में मेंशन्ड है, सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ आईसीए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, बट अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मेंशन्ड नहीं है। तो अब अगर इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें तो अग्रीमेंट्स हर बार लॉ के थ्रू इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा लीगली इन्फोर्सिएबल होते हैं। तो अब दोनों की स्कोप की बात करते हैं। तो अग्रीमेंट का स्कोप जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट से कंपैरेटिवली वाइडर होता है, क्योंकि इसमें सोशल या मॉरल अग्रीमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन अग्रीमेंट्स को कवर करता है जो लीगली बाइंडिंग होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप जो है वो नैरोअर है। तो अब देखते हैं दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है। अग्रीमेंट बनता है ऑफर और एक्सेप्टेंस से। जब एक वैलिड अग्रीमेंट लीगली इन्फोर्स हो जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है अग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन से। अब अगर लीगल ऑब्लिगेशन की बात करें तो अग्रीमेंट में देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन, बट ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट में द लीगल ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट के रिलेशनशिप की बात करें तो एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ अग्रीमेंट। अब जल्दी से ये ड्राइंग देखो जो मैंने बनाई है, बट जज मत करना, पहले ही बोल रही हूँ बहुत गंदी ड्राइंग बनाती हूँ मैं। तो इस ड्राइंग से हमें समझ आता है कि अग्रीमेंट जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसका एक जस्ट पार्ट है। तो चलो जी अब केस लॉस के बारे में बात करते हैं। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर 1919 का केस है, बट जो भी इसमें फैक्ट्स हैं, और अगर आप एक लड़के हैं तो इसको अपनी रियल लाइफ में कभी मत करना, वरना अपनी आने वाली वाइफ या जो भी आपकी फ्यूचर वाइफ होगी उनसे ज़रूर पिटोगे। तो फैक्ट्स इस केस के कुछ ऐसे हैं। मिस्टर बैल्फोर जो थे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उन्होंने सोचा चलो जी छुट्टियां मनाने चलते हैं इंग्लैंड अपनी वाइफ को लेकर। अब उनकी वाइफ जो थी उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने कहा कि भाई मैं इंग्लैंड में रह जाती हूँ और आप चले जाओ वापस। बट मिस्टर बैल्फोर ने प्रॉमिस करा था कि भाई मैं तुझे हर महीने 30 पाउंड्स भेजूंगा एज मेंटेनेंस। अब जो मिस्टर बैल्फोर थे उन्होंने तो धोखा दे दिया, उन्होंने पैसे भेजना ही बंद कर दिया। तो मिसेस बैल्फोर ने उनको बोला कि चलो भाई, आई विल मीट यू इन द कोर्ट हस्बैंड। अब इस केस का लीगल इशू ये था जो भी अग्रीमेंट हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ था
उसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो कोर्ट ने बोला कि भाई मैं तो इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानूंगा। क्यों? सुनो अब ध्यान से क्यों। तो कोर्ट सेड कि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं थी सो दैट लीगल रिलेशंस क्रिएट हो पाए। अग्रीमेंट जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होते हैं वो यूजुअली सोशल और डोमेस्टिक होते हैं, ना कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो देयरफॉर जो प्रॉमिस हुआ था दैट वाज नॉट लीगली बाइंडिंग। तो अब हम दूसरे केस के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज जोन्स वर्सेस पैडरवैटन। 1969 का ये केस है। इसको आप एक हेडिंग से याद कर सकते हो, विथ टाइम मम्मी का प्यार हुआ खत्म। कैसे और क्यों, इसके फैक्ट्स के थ्रू समझते हैं अब। मिसेस जोन्स जो थी वो मदर थी और उनकी एक डॉटर थी। उन्होंने अपनी डॉटर को बोला अगर तू इंग्लैंड आती है और लॉ पढ़ती है तो मैं तुझे एक पॉकेट मनी दूंगी और घर दूंगी रहने के लिए। तो बेटी ने बोला ओके मॉम आई एम कमिंग बैक। तो इसी बात पे उन्होंने घर ले लिया और उन्होंने बोला कि एक हिस्से में तू रह ले और बाकी का हिस्सा जो है वो मैं रेंट पे दे देती हूँ। अब जो उनकी बेटी की पढ़ाई थी वो चलती गई और चलती गई और इसी बात पे उनकी मम्मी का जो प्यार था वो खत्म होता गया और होता गया। मतलब डिस्प्यूट अराइज हो गया दोनों के बीच। तो मिसेस जोन्स ने क्या करा, उन्होंने जाके एक केस फाइल कर दिया कि भाई मेरी बेटी को इस घर से भगाओ। तो अब यहाँ पे लीगल इशू ये अराइज हुआ कि वॉज दिस मम्मी बेटा वाला अग्रीमेंट अ रियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और जस्ट अ स्वीट फैमिली टॉक। तो कोर्ट ने बोला कि फैमिली अरेंजमेंट्स जो होती है दैट इज मेड विद ट्रस्ट एंड नॉट लीगल इंटेंट। तो विदाउट क्लियर इंटेंशन सच प्रोमिसेस आर नॉट काउंटेड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी बात पे मम्मी जीत गई केस और उन्होंने बोला कि अब तो भाई मैं तुझे कभी भी भगा सकती हूँ इस घर से। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और जिन जिन को नहीं आ रहा है उनको ये वीडियो सेंड कर दो। बाय बाय।